नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन का आगाज मैनपुरी के शंखनाद के साथ। जी हां, मैनपुरी का उपचुनाव रोमांचक हो चुका है, जहां सपा अपनी साख के लिए चुनाव लड़ रही है और बार बार कह रही है कि नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सपा को वोट करें। तो वहीं बीजेपी भी इस चुनाव में जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है ताकि किसी भी तरह से बीजेपी को हराया जा सके। अब इसी को लेकर डिंपल यादव के समर्थन में अखिलेश नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। नुक्कड़ सभा के दौरान अखिलेश ने कहा कि नेताजी ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की, यहीं से राजनीतिक गुण सीख कर राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचे। उन्होंने कहा, एम्बुलेंस पहले जल्दी आती थी, अब फोन करोगे तो पता नहीं कब आएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े अस्पतालों में जो इलाज फ्री होना चाहिए था, इस सरकार में फ्री इलाज नहीं हो पा रहा है। गांव का कैसे विकास होगा, इसलिए आज हम जब आपके बीच में आए हैं, कोई बात ऐसी नहीं जो आप लोग न जानते हो। उनके न रहने पर चुनाव होने जा रहा है। एक लौता मैनपुरी का चुनाव है। पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी जनता फैसला क्या है। और जो विरोधी लोग हैं, पहले हमें और आपको पाल लोगों से लड़ा दिया और आज साथ समाज से लड़ा दिया। ये लड़ना जानते हैं, कभी जोड़ना नहीं जानते। ये केवल हमें और आपके बीच में झगड़ा हो जाए, यही करना चाहते हैं। ये गिनती करते हैं दिल्ली और लखनऊ में बैठ करके और अखबारों में भी लिखवाते हैं कि ये इतना, ये इतना, ये इतना। ये जानते नहीं हैं कि यहाँ पर सब समाजवादी लोग हैं और जिस समय मन बना लेंगे तो ऐतिहासिक जीत होगी, इससे बड़ी। अब मैनपुरी उपचुनाव की तल्खी को इस बात से ही समझिए कि पिछले चुनावों में अखिलेश नहीं पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने, लेकिन इस बार मेन डोर पर वो खड़े हुए हैं, फ्रंट पर खड़े हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। तो वहीं ब्रजेश का बयान भी हम आपको सुनाएंगे। मैनपुरी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे, सभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य के पक्ष में जनता से वोटों की अपील की है। तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आगे कहा, मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव पूरे देश में चर्चित हो रहा है। ब्रजेश पाठक ने इस दौरान सपा पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये लोकतंत्र में जनता महान है और जनता को ही अधिकार है अपने नेता को चुनने का। मैनपुरी के लोग मन बना चुके हैं कमल को खिलाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में भारी उत्साह है और योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की सब लोग सराहना कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैनपुरी में कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ खिलेगा। तो ब्रजेश पाठक ने तो शंखनाद कर दिया और कह दिया कि मैनपुरी में कमल खिलेगा और बहुमत के साथ खिलेगा। यूपी कैबिनेट की बात करेंगे, जहां पर नई स्क्रैप नीति को पास कर दिया गया। इसके तहत 15 साल से पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर सरकार सर्टिफिकेट देगी। इसके आधार पर 1 साल के अंदर नई गाड़ी खरीदकर रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स में 15% यानी कि 15% की छूट सीधे तौर पर मिलने वाली है और व्यावसायिक गाड़ी पर 10% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज को तोहफा दिया। तोहफा क्या है समझिए, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो जाएगी। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी साझा करी है। तो वहीं बैठक में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिहाज से प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके तहत अब बनारस से बलिया तक 15 जेटी का निर्माण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में परिवहन विभाग से जुड़े 3 अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत पीपीपी मॉडल पर प्रदेश के 23 बड़े शहरों में हवाई अड्डों के तर्ज पर बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में लखनऊ के 2 बस अड्डे, आगरा के 2, प्रयागराज के 2, वाराणसी का 1 बस अड्डा, गोरखपुर और कानपुर के लिए भी 1-1 बस अड्डा शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के कैबिनेट की बैठक में 17 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें से गाजियाबाद सहित 2 अन्य प्रदेशों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो जाएगी। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट के जरिए क्या कह रहे हैं वो भी समझिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, जिसका भी हमने आपसे जिक्र किया, लागू होने के फैसले के बाद ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिले में भी अब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। आगे लिखा कि उत्कृष्ट कानून व्यवस्था, स्मार्ट पुलिसिंग
और पुलिस सुधार आपकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निश्चित ही यह फैसला इन प्राथमिकताओं को पूरा करने में सहायक साबित होगा। सभी को हार्दिक बधाई। तो ये ट्वीट दिखा रहे हैं आपको। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सूबे के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि निश्चित ही यह निर्णय इन प्राथमिकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। सभी को हृदय तल से हार्दिक बधाई है। यूपी में मदरसों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। क्या कह रहे हैं समझिए। डिप्टी सीएम माफ कीजिएगा, मदरसों को लेकर कहते नजर आए कि अवैध रूप से अंग्रेजी हिंदी कोई मीडियम का विद्यालय नहीं चल सकता, तो फिर अवैध मदरसा क्यों चलना चाहिए। मान्यता प्राप्त मदरसों को हम बंद नहीं कर रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है उसको मान्यता प्राप्त की सूची में लाया जाए, मानक वो पूरे करें। यूपी में अवैध शब्द के लिए कोई जगह नहीं है, फिर वो अवैध खनन हो, अपहरण हो, या फिर कब्जा करना हो, या फिर कोई भी शब्द हो, या शिक्षा के क्षेत्र में अवैध शब्द के लिए कहीं कोई जगह उत्तर प्रदेश के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अवैध रूप से हिंदी मीडियम के विद्यालय नहीं चल सकते, इंग्लिश मीडियम के नहीं चल सकते, आपका चैनल नहीं चल सकता है, तो अवैध मदरसा क्यों चलना चाहिए। अवैध कुछ भी हो, कोई क्लिनिक नहीं चल सकता है। और जिसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हम उनको नहीं बंद कर रहे हैं, जो मान्यता नहीं प्राप्त किए हैं वह मान्यता प्राप्त कर लें, जो मानक है उसको पूरा कर लें, तो कोई कहीं पर उनको समस्या नहीं होगी। लेकिन अवैध तरीके से अब उत्तर प्रदेश में अवैध शब्द के लिए जगह नहीं। मैंने कहा ना, जो अवैध है तो वो तो अपने आप में अवैध हो गया। इसलिए एक सरकारी जमीन पे अगर बना है तो वो तो और भी डबल अवैध हो गया। लेकिन अवैध अवैध होता है और वैध वैध होता है। मदरसे की विरोधी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अवैध मदरसे चले इसके हम लोग खिलाफ हैं। और जो अवैध चला रहा है उसको मानसिक तौर से वो तैयार भी है वो बंद करने के लिए, क्योंकि इसके आधार पर लोगों के साथ बहुत तरह से धोखाधड़ी भी होती थी। तो उससे बाहर लाने के लिए यह उत्तर प्रदेश के जो मदरसी शिक्षा प्राप्त करने वाले विशेष तौर से मुस्लिम परिवारों के बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, सरकार उसको रोकने। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद ग्राउंड जीरो पर सीएम के पहुंचने को लेकर परियोजनाओं की सौगात मिलने पर 248 परियोजनाओं की सौगात यहां पर मिली है। करोड़ों की सौगात है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाने की बात भी कही है। यहां पर कांच उद्योग का जिक्र भी फिरोजाबाद की पहचान है, इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। दीपक भारद्वाज ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हमारे साथ में, ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? लोग आपके पीछे मैं देख पा रही हूं, काफी उत्साह उनमें नजर आ रहा है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चूड़ियां बनती हैं यहां पर, और कांच के उद्योग का जिक्र परियोजनाओं की सौगात के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोबारा किया है। बिल्कुल पूजा, मैं बता दूं कि जैसा कि फिरोजाबाद वास्तविकता में अगर देखा जाए तो साग नगरी ही है और सागरी के नाम से जाना भी जाता है। विशेष बात आपको ये भी आज की सभा में देखने को मिली हुई कि यहाँ पर आगामी समय में निकाय चुनाव है और आरक्षण की सूची बहुत जल्दी जारी होने वाली है। और जिसका हम सुबह भी अनुमान लगा रहे थे कि जिस तरीके से उनका अचानक दौरा हुआ है योगी जी का, वो कहीं न कहीं निकाय चुनाव को लेकर के ही था और वो सत्यता भी आज जो दिखाई दे रही थी वो देखने को मिल रहा था, वो भी क्लियर होती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज आकर योगी जी के तमाम यहाँ के उद्योगपति हैं, उनको भी सम्मानित किया है, प्रबंधजनों के साथ बातचीत भी की है। साथ ही अगर देखा जाए तो 270 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उनका 250 परियोजना है, उनका शिलान्यास भी किया है। यहाँ पर तमाम मेरे साथ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे।
क्योंकि हम आपको सबसे अहम बात ये भी बता दें कि अगर देखा जाए तो पिछली बार पहली बार जब यहाँ पर महापौर चुनी गई थी वो भाजपा की थी, भाजपा ने प्रथम लहराया था। तो अब की बार भाजपा को कहीं न कहीं कोर कसम नहीं छोड़ना चाहती है और वो हर अपने हथकंडों को अपनाना चाहती है कि जहाँ से इस सीट को निकाला जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस सीट पे ही स्तर पे उन्हें विजय आगे की प्राप्त हो सकती है। तो मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, क्या मानते हैं आप आज जिस तरीके से योगी जी ने यहाँ पर अपनी तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया है, क्या है? निकाय चुनाव में नजदीक है, इसको इसमें कोई दो रहे नहीं, पर योगी जी और बढ़ाता है। और जिस प्रकार से आज 270 करोड़ की 248 परियोजनाओं को शिलान्यास किया गया, ये सारी चीजें प्रतीत होती हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर हर प्रकार से उस परचम को फिर से लहराने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। एक यहाँ पर और भी मैं यहाँ क्या नाम है जिस तरीके से यहाँ पर एक बिजी शेड्यूल था से और आप अचानक ही दौरा बना है, क्या मानते हैं किस वजह का कारण बन सकता है? नहीं, यहाँ पर देव शर्मा हमारे पास मौजूद है कि देव से जिस तरीके से अचानक यहाँ पर योगी जी का कार्यक्रम बनना और साथ ही में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखने को मिली कि तो 6 महीने तक जो कार्य नहीं हो सकते वो 24 आवर में यहाँ के प्रशासन ने शासन ने मिलकर करने क्या मानते हैं? देखो, पहली बात तो योगी जी का यहाँ पे आए और उन्होंने 270 करोड़ की यदि योजनाओं का शिलान्यास किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हमारी जनता के लिए योगी आदित्यनाथ जी पिछले 5 वर्षों में उनके दिशा निर्देश से बहुत काम हुए, शहर के अंदर हुए विकास को। हमारे मनीष सिसोदिया जी, राठौर जी के द्वारा भी कुछ काम हुए और हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ यदि कमियां रह भी गई है हमारी सरकार के द्वारा तो वो उनको पूरा करने के लिए निरंतर कार्य जारी है। आगामी हमारे चुनाव जो है वो बहुत निकट आ गया है, कभी भी बिगुल हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बहुत ही अपने तूफानी दौरे शुरू कर दिए हैं। आप ये मान के चलिए पूरे उत्तर प्रदेश में फिर एक बार नगर निगम और नगर पंचायत को जो समग्र उन क्षेत्रों में भाजपा का परचम फहरा गया। यहाँ पर मेरे साथ एक युवा भी है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है, युवा की क्या स्थिति बनी हुई है, क्या लग रहा है आपको? लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। 269 करोड़ की सौगात, यहाँ पर 248 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। अब इनमें से कितनी परियोजनाएं जो है परवान चढ़ेंगी, कितनी रह जाएंगी, कितनी जनता को लुभा पाएंगी और कितनी जनता की नजर से उतर जाएंगी चुनाव तक, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जिक्र करते हैं। सांसद राजकुमार चाहर के बेटे कर्मवीर सिंह के विवाह की शुभकामनाएं देने के लिए उनके निवास यानी कि आगरा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनाव और नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सुशासन दे सकती है। उत्तर प्रदेश में जारी डेंगू के कहर को लेकर डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर, प्रदेश के सभी जिला अस्पताल सीएचसी पर डेंगू मलेरिया का इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर निकाय चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम का साफ तौर पर कहना कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाया जा भी रहा है। आप उत्तर प्रदेश में योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरे देश में सराहना की जा रही है, इसको समझ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा में और 2 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में बहुत उत्साह है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के लाइन ऑर्डर को जनता सराहना कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर स्थानीय निकाय चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर जन जन में जा रहे हैं और जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है और आगरा नगर निगम में विशेषकर हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है और नगर निगम के चुनाव में हम दोबारा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और आगरा के हर घर गली मोहल्ले को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। सर, क्या बधाई दी है? मैंने विवाह के अवसर पर अपने मित्र चाहर साहब को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी हैं और अम्मा का आशीर्वाद भी मुझे मिला है।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। इसके साथ ही ताजनगरी आगरा में आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और देश के अंदर विकास को गति देने का काम कर रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे देश में एक अलग पहचान बना रही है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में आज योगी सरकार को लेकर हर आम आदमी किसी भी तरीके से आशंकित नहीं है। महिला हो या बच्चे हों या बच्चियां, हर तरफ विश्वास जताया जा रहा है। और आने वाले निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने एक बड़ी बात कही कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उससे पूरा का पूरा विश्वास और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों की। आगरा को लेकर उन्होंने कहा कि आगरा में डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि यहाँ पर नगर निकाय और जिला पंचायत और जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सब पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया जा रहा है, उसी तरीके से ताजनगरी आगरा के लोग भी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताएंगे। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे, जिक्र उत्तराखंड का भी करेंगे। भाजपा संगठन के निर्देश पर कैबिनेट मंत्रियों ने जिलों के प्रवास कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक करी। इसके साथ ही जनता के साथ संवाद कार्यक्रम भी किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 6 कार्यक्रम दिए हैं, जिसमें जिलों में जाकर संवाद करना होगा। साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक करनी है। लगातार पूर्व मुख्यमंत्रियों की बयानबाजी पर धन सिंह रावत साफ तौर पर कहते नजर आए कि पार्टी में कोई गुटबाजी है ही नहीं। सबसे ज्यादा गुटबाजी अगर कहीं है तो वो है कांग्रेस में, यानी कि विपक्षियों में। वहां तो ये हालात हैं कि विधायकों के धरने में ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचते हैं। देखिए, आज तो संगठनात्मक बैठकें हैं और पार्टी और मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों के निर्देश दिए गए हैं कि वो हर जिलों में जाके जनता के साथ संवाद करें, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक करें, बूथ अध्यक्ष जी के साथ उनके घर पे जाना है, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी है और एक जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी है। तो ये जो 6 प्रोग्राम हैं वो सभी मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में कर रहे हैं और पार्टी संगठन के आदेश पे हम सभी लोग आजकल हर जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस चूँकि पूरे प्रदेश में अब कांग्रेस की स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। उनके विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष उसमें नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो निर्णय हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लेते हैं वो सारे निर्णयों का पालन पूरा संगठन भी करता है, सरकार भी करती है। देवभूमि में इन दिनों सियासी उठापटक जोरों पर चल रही है। लगभग सभी पार्टी के पूर्व विधायकों ने एक संगठन बना लिया है, जिसका अध्यक्ष बीजेपी की अंतरिम सरकार में मंत्री रहे लाखी राम जोशी को संगठन की बागडोर सौंप दी गई है। उन्होंने विधानसभा की समिति की तरह ही पूर्व विधायकों की भी और एक संवैधानिक समिति बनाने का अनुरोध किया। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश के उत्थान के लिए हर पहल स्वीकार योग्य है। कुमाऊं में पुलिस अब बड़े पैमाने पर बॉर्डर चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाने जा रही है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि पूरे कुमाऊं मंडल में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने यानी कि लगाम लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाई जाएगी। खासकर उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगी सीमा से अपराधियों का मूवमेंट लगातार रहता है। डीआईजी ने कहा कि मैदानी इलाकों में पुलिस की कमी है, जिसको देखते हुए अब पहाड़ से 15 दिन के लिए पुलिसकर्मियों को तराई में तैनात किया जाएगा, जिससे अपराध और ट्रैफिक की समस्या से निजात आम जनता को मिल सके। साथ ही बॉर्डर पर एसपी और सीओ भी चेकिंग की मॉनिटरिंग करेंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने उधम सिंह नगर सहित तमाम बॉर्डर इलाकों में कई तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस महानिदेशक और डीआईजी कुमाऊं अपने दौरे के दौरान इस बात को दोहरा चुके हैं कि बॉर्डर एरिया में सख्ती की जरूरत है।
उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाए हैं। आपको बता दें कि इस कड़ी में उत्तराखंड पुलिस नशा कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में पिरान कलियर इलाके में एंटी नार्कोटिक टीम ने छापेमार कार्रवाई करी और इस दौरान एंटी नार्कोटिक टीम ने नशे का कारोबार करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया। साथ ही टीम ने मौके से 788 ग्राम चरस बरामद की है। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए सरकार ने 2025 का लक्ष्य तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि करके अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए जो हमारी स्टेट लेवल की ANTF की टीम है, इसको सूचना मिली थी कि पिरान कलियर क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का कारोबार किया जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए एक दंपति हैं इंतजार और मेहरुनिसा, इनको पकड़ा गया है। इनके पास से लगभग 780 ग्राम चरस बरामद हुई है और जो इसको बेचकर कुछ पैसे इन्होंने 40-45 हज़ार रुपये वो भी बरामद किए गए हैं। दोनों को गिरफ्तार करके और कलियर थाने में मुकदमा दर्ज किया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।